हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। एक और वीडियो जीएस का 50 प्रश्नों का एमसीक्यू फॉर्मेट ये चल रहा है लगातार आपके लिए। खासकर अभी जो है जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए ये जीएस लाभदायक है। फिलहाल 24 सितंबर की बारी है, बिहार पुलिस की बारी है और अभी सबसे पहले वही परीक्षा है, तो उसके लिहाज से सारे सेट तैयार किए जा रहे हैं। एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो आज का जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? ध्यान से देखें, बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले आप जान लें, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का, दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा में है बैलाडीला। और बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से लोहा तैयार किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, अयस्क निकाला जाता है। और यहाँ जो लोहा निकाला जाता है वो हेमेटाइट लोहा निकाला जाता है। हेमेटाइट, इसे भी याद रखें, छत्तीसगढ़ में जो लोहा अयस्क निकाला जाता है वो हेमेटाइट प्रकार का होता है। और अच्छी किस्म का जो लौह अयस्क होता है, अच्छी किस्म का, तो ये भी जान ले कौन होता है? ये होता है मैग्नेटाइट लोहा। मैग्नेटाइट लोहा अयस्क जो होता है वो अच्छी किस्म का होता है। और छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में जो निकलता है वो हेमेटाइट का होता है। यह भी लौह अयस्क है जो कि बैलाडीला से निकलता है। यह प्रसिद्ध है बैलाडीला, छत्तीसगढ़ लौह अयस्क की खान है यहाँ पे। अगर भारत में सबसे अधिक की बात करें, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क की अगर बात करें तो कहाँ है? इसे भी आपको याद रखने हैं, ये उड़ीसा में है। कहाँ है? ये उड़ीसा में है, तो इसे भी आपको याद रखने हैं, बैलाडीला। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिर जाती है? अरब सागर में गिरती है। देखिए, सभी जानते हैं या सभी जितनी भी नदियां हैं भारत की, सभी पश्चिम बंगाल में आकर गिरती है, लेकिन कुछ एक नदियां जो होती है वो अरब सागर में जाके गिरती है। जैसे कि इसमें ताप्ती नदी है, एक नर्मदा नदी है और एक यहाँ पे माही नदी है। माही नदी खंभात की खाड़ी होते हुए कहाँ जाके गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो माही नदी मध्य प्रदेश से यह निकलती नदी है, मध्य प्रदेश से यह नदी निकलती है और खंभात की खाड़ी होते हुए कहाँ जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माही नदी। अगर महानदी की चर्चा करें तो महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा होती हुई कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में। अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको याद रखने हैं। महानदी पर एक विश्व का लंबा कह सकते हैं, सबसे लंबा बांध है, लंबा बांध कह सकते हैं। तो लंबा बांध जिसका नाम क्या है? हीराकुंड बांध। इसे भी याद रखना है, हीराकुंड बांध है, महानदी पर ही है। ठीक है, गोदावरी कहाँ से निकलती है? ये महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी। त्र्यंबकेश्वर इसको बोला जाता है। जहां से यह निकलती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? त्र्यंबकेश्वर। जहां से यह नदी निकलती है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र में है। कृष्णा नदी जो है ये भी महाराष्ट्र से ही निकलती है, इसे भी याद रखना है, महाराष्ट्र से निकलती है। जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जहां से यह निकलती है महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर से यह नदी निकलती है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। तो एक एक करके यहाँ पे सारी चीजों को समझने हैं। ठीक है, सारी चीजों को यहाँ पे समझना। सबसे पहले गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से। महाराष्ट्र के पास त्र्यंबकेश्वर एक जगह है। उसी तरह कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के पास एक महाबलेश्वर है, वहां से निकलती है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। ये नदी भी जाके कहाँ गिरती है? ये भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो एक एक चीजों को समझना है। आगे देखेंगे। नंबर तीसरा सवाल, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? आप तुरंत इसका जवाब दे सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। और सबसे अधिक 9 राज्य को टच करती है। कितने राज्यों को टच करती है? 9 राज्यों को टच करती है। उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरे नंबर पे है असम, जो कि
7 राज्यों को टच करती है, 7 राज्यों को। तो इसे भी याद रखना है। सबसे कम आपस में जो टच होता है सबसे कम सिक्किम का है। सिक्किम जो राज्य है, सिक्किम राज्य मात्र एक राज्य को टच करता है, एक राज्य को टच करता है, यानी कि पश्चिम बंगाल को टच करता है। बाकी उसका जो सीमा लगा हुआ है ज्यादातर क्या है, विदेशी से, यानी कि देश से लगे हुए सीमा है। तो इसका सिक्किम सही जवाब हो जाएगा। सबसे कम राज्य को टच करती है। सबसे अधिक की बात करें तो उत्तर प्रदेश, आसाम दूसरे नंबर पे है जो कि 7 राज्यों को टच करती है। आगे देखेंगे चौथा, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। जैव मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है, तो यह मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी रेगुर मिट्टी से कहा जाता है। आप जानते होंगे कहाँ पाया जाता है, पिछले वीडियो में हमने बताया था। यह महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, ज्यादातर कर्नाटक में पाया जाता है। तो इसे याद रखना है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। कपास इसमें ज्यादातर उगाए जाते हैं काली मिट्टी में। तो इन सारी चीजों को समझते जाना है, देखते जाना है। आगे देखेंगे पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है किस ओर है, तो यह इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी कक्षा में क्या करती है, चक्कर लगाती है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। सबसे पहले जाने कि पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं और कौन कौन है। तो पार्थिव ग्रह जो है वो है बुध, ठीक है। उसके बाद मंगल, याद रखना है इस सारी चीजों को। पृथ्वी है, पार्थिव ग्रह पृथ्वी आता है। एक शुक्र है। तो ये पार्थिव ग्रह की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि ये सब जो है पृथ्वी की तरह है, ठीक है। तो इसीलिए इसे पार्थिव ग्रह कहते हैं। तो ये सब सारी जो ग्रह हैं ये क्या है, पार्थिव ग्रह है। तो इसमें देख लें कौन सा ग्रह, तो ये शनि हो जाएगा जो कि पार्थिव ग्रह नहीं है। तो इसका सही जवाब शनि हो जाएगा। शुक्र है, बुध है, मंगल है, इसमें देख लें आप, पार्थिव ग्रह में शनि नहीं आता है। आगे देखेंगे 7वां नंबर सवाल, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। महाद्वीपीय की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो हिमालय नहीं होगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नहीं होगा, रॉकीज नहीं होगा, तो एंडीज इसका सही जवाब हो जाएगा। ये दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ, किस महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका में है। ये इसे भी याद रखने हैं, दक्षिण अमेरिका में है ये एंडीज, जो कि महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में इसको जाना जाता है। देखिए दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है। तो दुलहस्ती पावर स्टेशन कहाँ है, चिनाब नदी पर। और चिनाब नदी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी है। तो इसे नोट करते जाना है। ब्यास, सतलज, रावी ये सारी भी नदियां जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। और सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु की क्या है, सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी जो है उसकी सहायक नदियां हैं रावी, सतलज, ब्यास। आगे देखेंगे 9वां नंबर, गंगा के मैदानों की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है। देखिए कछाड़ी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। सबसे पहले जाने कछाड़ी मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कितने तरह के होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक खादर होता है और एक होता है बांगर। खादर होता है और बांगर होता है। इसमें पूछा जा रहा है पुरानी कछाड़ी मिट्टी, ठीक है। तो पुरानी जो होता है वो बांगर होता है, पुरानी मिट्टी जो होता है वो बांगर होता है, और नई मिट्टी जो होता है वो खादर मिट्टी होता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी से कहते हैं और इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है पुरानी कछाड़ी मिट्टी, तो पुरानी कछाड़ी मिट्टी बांगर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांगर, ठीक है। इस चीज को समझ ले, कछाड़ी मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 तरह के होते हैं, खादर और बांगर। खादर नई यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, जबकि बांगर जो होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांगर। आगे देखेंगे 10, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वो हैं। देखिए सेतु समुद्रम परियोजना जो है वह दक्षिण की परियोजना है, दक्षिण भारत। और यह जोड़ती है किसको किसको, मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है पाक की खाड़ी। पाक जल डमरू मध्य भी इसे कहा जाता है, जो कि कहाँ स्थित है, श्रीलंका के बीच में, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच में ये चीजें हैं, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है, जियो का प्रश्न है। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। फूट डालो शासन करो की नीति जो अपनाई गई थी ये 1858 ईस्वी के बाद, ठीक है। जो वहां का अधिनियम आया था
ठीक है, भारत शासन अधिनियम जो आया था 1858 ईस्वी में, उसमें क्या किया गया था, कंपनी का जो भी शासन का जो रूल था, जो भी ताकत था, उससे ले लिया गया था और सीधे क्राउन के हाथों में चला गया था। तो क्राउन वहां से शासन करते थे और सबसे पहले वायसराय के रूप में कौन बने थे, कैनिंग बने थे। और उसी समय से यहाँ पे फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई गई थी 1858 ईस्वी में। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति अंग्रेजों ने देख ली थी और उसमें बहुत भारी तबाही मची थी, जिसमें से भारतीयों ने, अगर एकता होती उस समय, एकता कह सकते हैं, नेतृत्वकर्ता अगर सही होता तो संभवतः 1857 ईस्वी में ही आज़ादी मिल जाती। लेकिन नेतृत्वकर्ता नहीं रहने के वजह से वैसी आज़ादी नहीं मिल पाई और लंबा इंतजार करना पड़ा। अब यहाँ पे देखेंगे 12 नंबर सवाल, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। देखिए, भू राजस्व बंदोबस्त जितने भी शासन हुए, चाहे वो मुगलों का शासन रहे, सल्तनत काल का शासन रहे या फिर अंग्रेजों का शासन काल रहे, सभी में एक ही केंद्र बिंदु रहा। वो क्या केंद्र बिंदु रहा? भू राजस्व। क्योंकि पहले उतने टैक्स होते नहीं थे, इतने सामान उत्पादन नहीं होते थे कि टैक्स से पैसे लिए जा सकते थे। सबसे ज्यादा केंद्र अगर बिंदु था तो वो खेत खलिहान था, ठीक है। और उसी से बंदोबस्ती से जो भी पैसे आते थे, चाहे जितने भी लगा लीजिए, उसका जितना भी लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इनकम आता था सरकार को, वो भू राजस्व बंदोबस्त से आता था। तो ढेर तारीख, जैसे स्थायी बंदोबस्त आया, रैयतवाड़ी बंदोबस्त आया, महालवाड़ी बंदोबस्त आया, सब अपने अपने तरीके से इस बंदोबस्त को आगे बढ़ाया। जैसे कि स्थायी बंदोबस्त कब आया था? 1993 ईस्वी में आया था। इसे लागू किया था कौन? कॉर्नवालिस जो कि गवर्नर था। कौन था? गवर्नर था कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसे कहा जाता है, जो कि भारत का उस समय गवर्नर था। 1993 ईस्वी में ये अस्थायी बंदोबस्त को लाया था। दूसरा है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी जो है यह लाया गया था 1820 में, 1820 ईस्वी में, और ये लाया गया था सर टॉमस मुनरो के द्वारा। सर टॉमस मुनरो के द्वारा यह लाया गया था। कौन चीज? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अगर महालवाड़ी बंदोबस्त की बात करें तो यह 1822 ईस्वी में आया था, ठीक है, 1822 ईस्वी में आया था और यह कैंजे के द्वारा लाया गया था, ठीक है, कैंजी के द्वारा। तो इस तरह से इसको पढ़ने हैं। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी, तीनों एकदम इंपोर्टेंट है, तीनों इंपोर्टेंट है। इसका सही जवाब हो जाएगा सर टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। 1820 ईस्वी में सबसे पहले इसे कहाँ लागू किया गया था? मद्रास में लागू किया गया था, मद्रास में इसे लागू किया गया था। ये सारी चीजों को जाने, जानकारी ले, एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक के जगह यहाँ पे देखिए 3 चीज सीखे, 3 यहाँ भी सीख सकते हैं, 3 यहाँ। तो इन सारी चीजों को एक कर ले। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तब तो ठीक है, या फिर आप नोट तैयार करते हैं तो वो भी ठीक है, ठीक है। अगर नोट तैयार करते हैं तो इन सारी चीजों को, इन सारे पॉइंटों को याद नोट कर ले। नोट करने के उसे हाइलाइटर से हाईलाइट कर दें। उसके बाद आगे देखें, शिवाजी के अष्टप्रधान जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था, यानी कि विदेश मंत्री जिसे हम लोग कह सकते हैं, वो सुमंत था। सुमंत के नाम से विदेश मंत्री पहले काम करते थे, वो भी शिवाजी के अष्टप्रधान में। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? देखिए, मुगलों ने जो संधि किया था किसके साथ? शिवाजी के साथ। तो वह पुरंदर की संधि था। पुरंदर की संधि जो कि 1665 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1665 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, याद रखना है इस चीज को। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुआ था, जिसमें शिवाजी ने मुगलों को किलों को हस्तांतरित किया था। जिसके याद रखना है, पुरंदर की संधि। आगे 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने? देखिए, यहाँ कंफ्यूजन पैदा करेगा। कंफ्यूजन कैसे पैदा होता है सो हम बताते हैं। 1947 के समय जो अध्यक्ष था कांग्रेस का, जो अध्यक्ष था कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? याद रखो, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। जेबी कृपलानी थे। कौन थे? कृपलानी थे, जेबी कृपलानी। इन्हें क्या कहा जाता है? जेबी कृपलानी थे कांग्रेस का अध्यक्ष। कब? 1947 के समय, जब देश आजाद हुआ था। अब यहां बोला जा रहा है दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था?
ठीक है। तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। यहां पे ध्यान देना है, 1947 के समय अगर पूछा जाए कि भारत जिस समय आजाद हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। आसान है। लेकिन अगर पूछ दे कि राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे, तो ये सीधे सीधे कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद 1947 में ही किए थे। तो क्वेश्चन को समझना है। अबुल कलाम आजाद सबसे अधिक समयों तक यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। दूसरे नंबर पर जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता संभाले थे। तो इन सारी चीजों को भी आपको याद रखने हैं। अब आगे देखेंगे 16, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी ये बताना है। काल कोठरी की घटना कब हुई थी, 1756 में हुई थी, 20 जून को। इसे भी नोट करना है, 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की घटना हुई थी, जिसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। उसके बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, मीर जाफर बना था। तो इसे याद रखना है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 को हुआ था। और इस समय कर्जन था, क्या था कर्जन, गवर्नर था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही बंगाल का विभाजन किया गया था। और इसके विरोध में बंगभंग आंदोलन शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन भी उसे बोला जाता है। 1905 ईस्वी में ही 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे बताइए। चलिए इसे आप कमेंट में बताइएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल को हुआ था। अगर सन की बात कर लें तो 1919 ईस्वी में। और यह क्यों हुआ था, तो रॉलेट एक्ट जो आया था, इसके विरोध में कुछ गिरफ्तारियां हुई थी, विरोध हुआ था। जालियांवाला एक बाग है जिसमें सभी लोग जमा हुए थे और उसका विरोध करने के लिए, आगे की कार्रवाई करने के लिए वहां पे जमा हुए थे। तो यहाँ पे जनरल डायर के आदेश से अंधाधुंध फायरिंग हुआ, जिसमें ढेर सारे लोग मारे गए थे। तो इन सारी चीज़ों को समझना है। तो हंटर आयोग इसी के बाद गठित की गई थी, ठीक है, इसकी जांच करने के लिए हंटर आयोग। एक और हंटर आयोग है जो कि शिक्षा से भी संबंधित है, इसे भी आपको ध्यान में रखने हैं। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है, देखिए 3 यहाँ पे पुस्तक हैं। एक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही लिखी गई है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू का पुस्तक है, ये इनके द्वारा लिखी गई है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है, ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, इसे पढ़ने हैं। ए पैसेज टू इंडिया E.M. फॉरेस्टर के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। E.M. फॉरेस्टर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ए पैसेज टू इंडिया, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद। आगे देखेंगे भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग बोल रहा है। तो स्वर्ण युग की अगर चर्चा करें, भारतीय संस्कृति की चर्चा करें, तो गुप्त काल कहा जाएगा। ये उत्थान पे था, गुप्त काल क्या था, उत्थान पे था, ठीक है। आगे देखेंगे 19, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। डाक व्यवस्था, देखिए डाक व्यवस्था की अगर बात करें और सल्तनत काल की बात करें, तो सल्तनत काल में डाक व्यवस्था सबसे पहले किसने शुरू किया था, सबसे पहले किसने शुरू किया था बताइए, सबसे पहले किसने शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। सबसे पहले किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा डाक व्यवस्था शुरू की गई थी सल्तनत काल में, ठीक है। इसे भी आपको याद करने हैं, याद रखने हैं आपको। अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विस्तृत विवरण जो कि सल्तनत काल में डाक व्यवस्था हुआ था, तो इसका किया था इब्न बतूता ने किया था। पॉइंट को समझना है, एक एक चीजों को। यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो सल्तनत काल में डाक व्यवस्था सबसे पहले शुरू किया था। इब्न बतूता जो है डाक व्यवस्था का, सल्तनत काल की बात कर रहे हैं, सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया था। इब्न बतूता किसके समय में शासन, किसके शासन काल में आया था, भारत आया था इब्न बतूता, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में यह भारत आया था इब्न बतूता। तो ये इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये जो इब्न बतूता लिखा है वो डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। अगर डाक व्यवस्था की अगर हम बात कर लें या याद रखने योग्य चीजें हैं तो सल्तनत काल में सबसे पहले डाक व्यवस्था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा लाया गया था। आगे देखेंगे ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी के बारे में बोला जा रहा है, तो यह नदी है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी गई है। आगे देखेंगे वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह है, देखिए पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन कहने का मतलब है मौर्य वंश में जो पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करता था उसका कहाँ वर्णन मिलता है? तो इंडिका हो जाएगा इसका सही जवाब। इंडिका में इसका सही वर्णन मिलता है जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? मेगास्थनीज के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है और इसमें सारा वर्णन किया हुआ है पाटलिपुत्र के प्रशासन का, तो इसे आप समझना है। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, इसमें भी ये वर्णित है, लेकिन पाटलिपुत्र के प्रशासन की अगर बात करें तो वो इंडिका में लिखी गई है। तो एक एक चीजों को समझते जाना है। देखिए 22 देखिए गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में किस एक पतन पर संचालित होता था? उत्तर भारत की बात हो रही है, वो भी गुप्त काल में। उत्तर भारत गुप्त काल, अगर इस बात की बात हो तो ताम्रलिप्ति इसका सही जवाब हो जाएगा। ताम्रलिप्ति एक पतन का नाम था जहां से व्यापार संचालित होते थे। आगे देखेंगे 23 कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था। अकबर क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि वह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। ठीक है, याद इसके लिए रखना है कि अकबर क्यों ज्यादा प्रसिद्ध था, क्योंकि वह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। यही कारण है कि कश्मीर का शासक उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था, क्योंकि ये भी सभी धर्मों का क्या था? सहिष्णु था। ठीक है, तो ये जैनुल आबिदीन है, जैनुल आबिदीन जो कि कश्मीर का अकबर इसे कहा जाता है। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल, गोद प्रथा ये लॉर्ड डलहौजी था और यही कारण है कि ढेर सारी क्रांतियां हुई थी, जैसे कि झांसी की रानी की झांसी का जो क्रांति हुआ था गोद प्रथा का प्रतिबंध लगाने के बाद ही हुआ था, क्योंकि लक्ष्मीबाई को अपना पुत्र नहीं था, दत्तक पुत्र था और यही कारण है कि लॉर्ड डलहौजी उस पर प्रतिबंध लगाना चाहता था और इसके लिए ही युद्ध हुआ था। आगे देखें अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सबसे अधिक विरोध अगर कोई किया है तो वो राजपूत, मराठा, सिख, मुगल सबों ने किया है, लेकिन सबसे अधिक की चर्चा हो रही है तो ये मराठा हो जाएंगे। मराठा जो कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया है। आगे देखेंगे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? 1904 ईस्वी में आया था। किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो देखिए 1904 ईस्वी में वायसराय कौन था? तो सबसे पहले जान ले लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल जो था उसी समय था जिस समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ था। यहां समझ लिए हम लोग। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल कब था? 1885 ईस्वी, याद रखना है। 1885 ईस्वी में जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कांग्रेस की स्थापना के समय ये भी क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था या गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन 1885 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन की चर्चा कर लें तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक। देखिए एक एक पॉइंट को अगर आप नोट करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, ध्यान देते जाते हैं, वीडियो को इस तरह से देखते हैं, स्किप नहीं करते हैं, तो आपका सारा इतिहास हो जाए, आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या फिर भूगोल की चर्चा करें, भारतीय भूगोल या फिर विश्व भूगोल, साइंस की बात करें, तो सारे टॉपिक आपका, सारा सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए स्किप ना करें, एक एक करके एक एक चीजों को देखें। लॉर्ड विलियम बेंटिंक किस लिए प्रसिद्ध है? आप जानते होंगे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था और यह क्या था? सती प्रथा, सती प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन जो कि 1829 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और उस समय कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ठीक है, इस सारी चीजों को आपको याद रखने हैं। लॉर्ड कर्जन जो अभी कुछ देर हमने पहले बताया था कि बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। चलिए आगे देखेंगे 27 नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? सबसे पहले जाने नरेगा योजना। नरेगा योजना, नरेगा मतलब होता क्या है? इसे बोला जाता है
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, रोजगार गारंटी अधिनियम या योजना भी इसे बोला जाता है। अधिनियम जो कि कब आया था, 2005 में पारित हुआ था, ठीक है, और इसे लागू किया गया था 2006 ईस्वी में। 6 ईस्वी में लागू हुआ था। कितने जिलों में, 200 जिलों में पहले लागू हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे करके सारे जिलों में लागू किया गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में आया था, लागू किया गया था 2006 ईस्वी में। पहले 200 जिलों में इसे लागू किया गया था। जब देख लिया गया तो फिर आगे धीरे धीरे बढ़ाया गया। अब इसका नाम नरेगा नहीं बल्कि अब इसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है। मनरेगा के नाम से इसे जाना जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यहाँ पे महात्मा गांधी जुड़ जाएगा, महात्मा गांधी, ठीक है, यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इसके जो अनुपात होता है, जो वहन खर्चा और केंद्र राज्य के बीच में, तो ये 90 और 10 का अनुपात होता है। चलिए आगे देखेंगे। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व। यहाँ पे बगल में बाजा बज रहा है, ध्यान दें, थोड़ा सा पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें, बैकग्राउंड म्यूजिक कर सकते हैं इनसे। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है तो ये कैमूर जिला है, जहां 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो कैमूर में है सबसे कम जनसंख्या बिहार का, जनसंख्या घनत्व बिहार का। अगर बिहार का जनसंख्या घनत्व की बात करें बिहार में, तो यह कितना है, 1106 है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ठीक, ये 1106 जो कि भारत का भी सबसे अधिक है, भारत में सबसे अधिक है, भारत में सबसे अधिक है। ओवरऑल भारत की बात करें तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, घनत्व की अगर हम बात करें घनत्व तो 382 है। भारत में सबसे कम की अगर बात करें, भारत में सबसे कम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे अधिक बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगर बिहार में ही सबसे अधिक की बात करें, जिला की बात करें तो वो शिवहर है। शिवहर में जो जनसंख्या घनत्व है, शिवहर की अगर हम चर्चा कर लें तो 1880 है, 1880 है प्रति वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत में सबसे अधिक है। भारत के जिलों में सबसे अधिक है, भारत के जिलों में सबसे अधिक है शिवहर 1880, और बिहार में भी सबसे अधिक है 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। शिवहर का यह जनसंख्या घनत्व है जो कि सबसे खतरनाक है। आगे देखें, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां कहां से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये बताना है। तो ये पाटलिपुत्र से हुए हैं, बराबर से हुए हैं, राजगीर से हुए हैं, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। मौर्यकालीन स्थापत्य कला पाटलिपुत्र से भी, बराबर से भी, राजगीर से भी प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था। देखिए, मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक की अगर बात करें, अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। बृहद्रथ था, क्या था, बृहद्रथ था। इसका सेनापति का नाम था, सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र शुंग था, याद रखना है। बृहद्रथ का जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग था, और यही पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की क्या कर दिया था, हत्या कर दिया था, और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुंग वंश, ठीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा शुंग वंश। याद रखना इस चीज को, मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ था, और उसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने अपने ही राजा बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। तो मौर्य वंश के बाद जो वंश आया था वो शुंग वंश था, इसे याद रखना है। तो शुंग वंश इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, ध्यान दें, अवतल, उत्तल, समतल, कौन सा दर्पण होता है, ये अवतल दर्पण होता है, जो कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। देखें,
मानव नेत्र में क्या होता है? अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, ध्यान देना है, या फिर अवतल दर्पण, कौन सा होता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। आगे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यह रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। एक चीज और, आंख के किस भाग को दान किया जाता है? दान किया जाता है, दान किया जाता है। कौन सा है? कॉर्निया भाग। आगे 34, निम्नलिखित में किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान कौन हो जाएगा? जल हो जाएगा। सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान जल में होता है। आगे, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो यह कौन सी प्रक्रिया है? यह ध्रुवन की प्रक्रिया है, जो कि ना तो प्रकाश में होती है और ना ध्वनि में होती है, दोनों नहीं होती है। यह ध्रुवन की क्रिया होती है। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना यह किसके कारण होता है? यह व्यतिकरण के कारण होता है। व्यतिकरण के कारण ऐसा संभव होता है। आगे, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त तो अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। तो अर्धचालक चिप जो होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। किस चीज का बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। 38 नंबर सवाल देखें, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो प्राकृतिक गैस का जो दहन किया जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किया जाता है। ऊष्माक्षेपी, इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा इससे निष्कर्षित होता है। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके? तो यह क्षारकीय दंत मंजन हो जाएगा। 40 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? धन आयन, परमाणु, नाभिक, फोटोन। तो यह हो जाएगा फोटोन, जिससे कि विभाजित नहीं किया जा सकता है। आगे 42 नंबर, निम्नलिखित में से किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? अल्फा, गामा, बीटा। तो सबसे अधिक अगर वेदन क्षमता की बात हो रही है तो गामा किरण हो जाएगी। सबसे अधिक वेदन क्षमता गामा किरण की होती है। अल्फा किरण की अगर बात करें तो ये धन आवेशित कण है। गामा किरण आवेशहीन होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है। बीटा कण जो होता है इस पे ऋण आवेशित कण होता है, ये ऋण आवेशित कण होता है बीटा किरण। वेदन क्षमता सबसे अधिक है गामा किरण का, और वेदन क्षमता सबसे कम अगर बात करें, सबसे कम की बात करें तो किसका है? ये अल्फा का है, अल्फा। तो इसे भी आप याद रखें, अल्फा किरण का जो वेदन क्षमता होता है वो सबसे कम होता है और सबसे अधिक होता है गामा किरण का। और इसकी तरंग दैर्घ्य भी सबसे कम होती है। तरंग दैर्घ्य क्या होती है? कम होती है। तरंग दैर्घ्य कम होती है किसका? गामा किरण का। तो ये इतने सारे पॉइंट को आपको नोट करते जाने हैं। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? विटामिन नहीं, जल नहीं, प्रोटीन नहीं, तो ये इसका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, जो कि एटीपी के रूप में एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है। कौन चीज? ऊर्जा को क्या करता है? यह स्टोर करता है एटीपी के रूप में, जो कि समय समय पर इसे तोड़ कर एनर्जी मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो पुनः संग्रह होने की जो क्रिया होती है किस रूप में होता है? ग्लाइकोजेन के रूप में ये पुनः संग्रहित होती है। तो 43 का सही जवाब ए। 44, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम्स। देखिए, ये भी प्रोटीन को पचाता है, ये भी प्रोटीन को पचाता है, ये भी प्रोटीन को पचाता है, ये भी प्रोटीन को पचाता है। जो कि रेनिन है ये दुग्ध प्रोटीन को पचाता है। ये क्या करता है? दुग्ध प्रोटीन को पचाता है। एक एक चीजों को समझें। पर्यावरण के अजैव अवयव, देखिए अजैव पूछ रहा है तो ये वायु हो जाएगा। जैव है, ये अजैव है। आगे, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? आत्मकथा। तो गोल जो है, गोल संबंधित है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के खिलाड़ी थे। किस चीज के खिलाड़ी थे? ये हॉकी के खिलाड़ी थे, हॉकी खिलाड़ी थे। और अपने दम पर कई बार भारत को जिता चुके हैं और यहां तक कि गोल्ड मेडल भी जिता चुके हैं। ठीक है, गोल्ड भी जिता चुके हैं ओलंपिक में। और ये गोल जो है ये कब छपी थी? ये पुस्तक छपी थी 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में यह पुस्तक छपी थी और गोल मेजर ध्यानचंद से संबंधित है, उन्हीं की जीवनी है।
सुदरीमन कप किस खेल से संबंधित है? सुदरीमन कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित खेल है, बैडमिंटन से, जो कि 1989 ईस्वी से यह शुरू है। सुदरीमन कप कब से शुरू है? 1989 ईस्वी से, और यह बैडमिंटन से संबंधित खेल है। 7 पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बनाने वाले थे। 7 पैगोडा का मंदिर, तो ये पल्लव वंश के शासक बनाए थे, पल्लव वंश के शासक, जो कि 7 पैगोडा यह महाबलीपुरम में स्थित है। 7 पैगोडा का मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में स्थित है। और इसे किसने बनाया था? पल्लव वंश के शासक ने बनाया था। आज 49वां, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? नौकरशाही कहने का मतलब है कर्मचारी। कर्मचारी का जो नियुक्ति की प्रक्रिया होती है वो अस्थायी के रूप में मानी जाती है, अस्थायी से कहा जाता है। तो नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। इसे ध्यान में रखकर ही क्वेश्चन को, ये मत सोचिएगा कि अगर सरकारी नौकरी हो गया तो अस्थायी हो गया, ये सरासर गलत होता है। अस्थायी नहीं होता है, बल्कि अस्थायी इसकी प्रकृति होती है। अब आज का अंतिम सवाल देख लेंगे। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली, सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली हिंदुस्तान संगीत की, तो ये ख्याल हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? लाइक कमेंट जरूर करें, लाइक करें, कमेंट कर हमें बताएं, हो सकता है कुछ सुधार कर सकें, कोई प्रॉब्लम्स हो तो इन सारी चीज़ों को भी आपको हमें बताना है। क्या कर सकते हैं, क्या आपको ज़रूरत है, ये भी बताएं, ताकि हम उसका भी तैयारी करके आपके समक्ष ला सकें। और हाँ दोस्त, वीडियो अभी तक आपने देख लिया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।